शर्म आती है कि हमारे देश में इस स्तर की पत्रकारिता हो रही है कि मेलोडी टॉकी टॉफी चॉकलेटी है कि नहीं है। मेलोडी टॉफी कितने किस वर्ष में बनी, मेलोडी टॉफी का कितना एक्सपोर्ट हुआ। बेरोजगारी पे नहीं बोल पाओगी, महंगाई पर नहीं बोल पाओगी, सरकार से सवाल नहीं कर पाओगी, सिस्टम को इधर उधर करके बात कर लोगे तुम लोग। तो दरअसल ये जो गोदी मीडिया है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहे हैं, वह कंटेंट क्रिएटर है, वह पीआर मैनेजर है, चाटुकार है और देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए नीट एग्जाम्स के बाद जिस तरीके से छात्रों का विद्रोह सामने आया, छात्रों की परेशानियां सामने आई, उन सब चीजों पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि हमारे भविष्य यानी हमारे बच्चों का भविष्य ही दांव पर लगा हुआ है। लेकिन टीवी चैनलों पर चर्चा हो रही है कोचिंग करने वाले मास्टरों पर। मास्टर और एंकर आपस में भिड़े हुए हैं। क्या ये मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की एक कला है, कोशिश है? इसी मुद्दे पर बात करते हैं जेएनयू की छात्र और आरजेडी की प्रवक्ता डॉक्टर कंचना यादव जी से। कंचना जी नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते, नमस्कार। कंचना जी, ये जो छात्रों को लेकर बवंडर मचा हुआ था उस बीच में अचानक से मेन स्ट्रीम मीडिया की एंकर, आज तक की एंकर के एक बयान के बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, किस तरह से इस पूरे वाक्य को देखा जाए? सर, विक्रांत जी, जैसा आपने कहा मुद्दे को भटकाने की कोशिश, हम्म। तो मुद्दे को भटकाने की कोशिश तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ यह भी है। अगर आप एक पैटर्न को देखें, मोदी सरकार आने के बाद, अगर किसान आंदोलन करता है और किसान का कोई समर्थन करता है, अगर किसी पार्टी से है, तो वो तो तुरंत जो है उसको बदनाम करेंगे, अरे ये तो पॉलिटिकल पार्टियों के उकसावे में है और ये आंदोलन जीवी है, ये खालिस्तानी है, ये पूरे देश भर के किसान नहीं है। तो किसी भी तरीके से जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो उसको लीड कर रहा है, उसको डिस्क्रेडिट कर देना। तो अगर आप उसको डिस्क्रेडिट कर देंगे तो बाकी जो रेस्ट ऑफ जो कंट्री के किसान हैं, तो वो उनसे नहीं जुड़ेंगे। तो इनका जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स है ना, दरअसल वो है। तो उसके बाद आप सीएए के प्रोटेस्ट को देख लीजिए, उसमें भी जो है कि नहीं, एक सेक्शन के लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विपक्ष जो है वो दंगा भड़काना चाह रहा है, और जो उसको शाहीन बाग में जो बैठी हुई है उसको बदनाम कर दीजिए और उनको उठाकर जेल में डाल दीजिए। तो हमेशा वो व्यक्ति जो लीड करता है हम्म। उसको डिस्क्रेडिट कर दो ताकि लोग उस पर भरोसा नहीं कर पाए। और अगर अभी देखें तो अभी जो यूट्यूबर्स के ऊपर जो आक्रमण एक तरीके से हाँ। हुआ है, और जिसके बाद ये पूरा सेंसेशन और न्यूज चल रहा है सोशल मीडिया पर, खासकर फ्लड की तरह, ये एक तरीका है। और ये तरीका यह है कि रिसेंट में अगर देखें, कोई एक सिंगल पेपर नहीं है जिसमें जो लीक नहीं बिल्कुल। हो रहा हो, जिसमें टेक्निकल ग्लिच नहीं आ रहा हो, जिसमें बच्चे परेशान नहीं हो रहे हो। चाहे वो नीट का परीक्षा हो, 22 लाख बच्चे जिनका पेपर लीक हो गया। और नीट के लिए सर बच्चे बहुत पढ़ते हैं और हम्म। बहुत मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, कोचिंग लेते हैं, और वह उस समय जब वो 11वीं 12वीं में होते हैं तब से शुरू करते हैं। तो उनके पास एक जो होप होती है ना, वो सिर्फ परीक्षा लीक नहीं होता सर। जब नीट का पेपर लीक होता है या इतने बड़े पेपर को लीक हो रहे हैं, तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं है जो लीक हो रहा है, वो स्टूडेंट के जो का जो होप होता है ना, वह लीक हो रहा है। वो जो उनके पेरेंट्स जो सेविंग करते हैं, बच्चा जब छोटा होता है कि इसको भविष्य में हम डॉक्टर बनाएंगे, और सेविंग करते हैं कि अच्छी जगह कोचिंग दिलाएंगे और प्रिपरेशन करेगा, तो उनके जो सेविंग्स होती है उसका लीक होता है, उनके उम्मीद का लीक होता है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी संस्था है, जो हमारी संस्था तो सरकारी है, हम्म। वो सरकार कंट्रोल करती है, लेकिन परीक्षा को पूरी तरह से ठेके पे दे दिया गया है। मतलब संस्था सरकारी है, लेकिन काम उसका जो कराएगा वो पूरी तरह से एक प्राइवेट संस्था कराएगी, और जिसको टेंडर भी नहीं दिया गया हुआ है, वो सीधे पता नहीं कौन आता है, किसको दे देते हैं, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता भी है या नहीं होता है। ये तमाम अभी ग्लिचेस देखने को मिले हैं। तो जो संस्था होती है उसके प्रति भरोसा जो होता है वह लीक होता है। तो एक पूरी तरीके से मोरल जो स्टूडेंट का होता है ना, कॉन्फिडेंस, वह डाउन हो जाता है कि फिर हम क्यों पढ़े। और एक बार बच्चा
मेहनत करके परीक्षा केंद्र में बैठता है, क्योंकि परीक्षा केंद्र में बैठना सिर्फ पढ़कर नहीं बैठता है, लेकिन जिस समय वो बैठता है उस समय वो किस माइंड सेट से बैठता है, कभी कभी वह भी बहुत मैटर करता है। और जब वो री एग्जाम में जाता है तो एक बार उसका कॉन्फिडेंस टूट चुका होता है। तो इसका मतलब आप एक स्टूडेंट की जिंदगी से ऐसे खेल रहे हो जो उसके लिए लाइफ टाइम ट्रॉमा बन सकता है, हम्म, लाइफ टाइम ट्रॉमा दे रहे हो आप। और ऐसे में, और जब कोई शिक्षक खासकर यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं, जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, उन पे अटैक जो किया जा रहा है, तो वह जानबूझकर अटैक है। कारण यह है कि वो लोग आवाज उठा रहे हाँ, हैं। बेशक हम और आप और बहुत सारे लोग उनके हर बात से 100% सहमत नहीं हो बिल्कुल सकते, बिल्कुल। लेकिन अगर वो टीचर हैं, वो पढ़ा रहे हैं, और बच्चे और पेपर लीक होने के बाद उनके पास एक निराशा से आ रहे हैं कि सर ऐसा हो गया, आप क्या करें, तो डेफिनेटली गुस्सा उनके अंदर भी आएगा कि बच्चे इतने मेहनत से पढ़ के जा रहे हैं, आप इतने साल से सरकार में हो, आप एक परीक्षा नहीं करा सकते सही से। तो अब क्या किया जा रहा है, इन जो यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचरों हैं, इनको टारगेट करो, हम्म इनको डिस्क्रेडिट करो, हम्म इनके फॉलोअर्स के जो हैं उनके अंदर, उनके मन में इनके खिलाफ नफरत भर दो, हम्म जहर भर दो, बता दो कि ये तुम्हें लूट रहे हैं, बता दो कि ये तुम्हें जो कुछ नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से उनके जो फॉलोअर्स हैं, दरअसल उन पे अटैक की, उनको इनसे अलग करने की कोशिश की जा रही है इस बयान के द्वारा। और ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज है, ऐसा नहीं है कभी दिमाग में आया कुछ बोल दिया, नहीं, ये प्रॉपर जो है स्क्रिप्टेड था, जिसको पढ़ा गया है। हम्म। ऐसा नहीं है कि अभी कोई बात बात हुआ और बात बात में कुछ निकला और ये यूट्यूब वाले स्टार टीचर, नहीं, वो प्रॉपर स्क्रिप्टेड था, स्क्रिप्ट होकर आया था, और आपको ऐसे अटैक करना है और इस तरीके। लेकिन ये भारी पड़ रहा है, हम्म, ये भारी पड़ रहा है क्योंकि वो सारे टीचरों ने पलटवार किया, हाँ बिल्कुल। सबने। हाँ, तो क्या और ये लेकिन कोशिश, सर, ये क्या कोशिश हुई थी कि शूटिंग द मैसेंजर, क्योंकि ये जो यूट्यूब टीचर्स हैं, आप कोचिंग के खिलाफ मुहिम चलानी है चलाइए, लेकिन कोचिंग के खिलाफ मुहिम तो तब चलाएंगे जब सरकार सक्षम हो शिक्षा देने में। सरकार सक्षम नहीं हो पा रही, जिस कारण कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, लेकिन उस पर बाद में आते हैं। पहले क्या ये शूटिंग द मैसेंजर है? क्योंकि ये जो यूट्यूब टीचर्स हैं, ये सरकार पर सवाल उठा रहे थे, एजुकेशन मिनिस्टर पर सवाल उठा रहे थे, प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे थे, जो काम मीडिया का होना चाहिए, और मीडिया अपना ये काम चूंकि नहीं कर रहा, तो ये लोग कर रहे थे। तो क्या इनको भी हटाने का सुपारी, क्या मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने ले ली है क्या? बिल्कुल ये शूटिंग द मैसेंजर ही है, जो आप कह रहे हैं ना, ये शूटिंग द मैसेंजर ही है। इसलिए शूटिंग द मैसेंजर है क्योंकि ये लोग, जो ये गोदी मीडिया है ना सर, ये कभी भी जो कोचिंग, जो माफिया, कोचिंग माफिया सिस्टम है इंडिया में, उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। दिल्ली में तमाम कोचिंग संस्थाएं हैं जो कई लाख रुपए लेती हैं, बिल्कुल। कई लाख रुपए साल भर की फीस लेती हैं। वो चाहे नीट का प्रिपरेशन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन हो, चाहे वो आप किसी, चाहे वो यूपीएससी का प्रिपरेशन हो, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो इस देश में अपनी जड़ें जमाई हुई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हुई हैं। और यहाँ तक कि जो है कि बेसमेंट में भी क्लासेस लेती हैं, जो पिछली बार कई सारे केसेस हम्म, आए थे, फ्लड, पानी आ गया और वहां पर बच्चों की मौत हो गई। बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो लाखों करोड़ों रुपए की उगाही करते हैं। इनके खिलाफ ये नहीं बोलेंगे, दरअसल वो कोचिंग माफिया हैं। और हम्म, ये यूट्यूब के जो स्टार टीचर हैं ना, दरअसल हम इनकी बातों से इत्तेफाक 100% रखें या ना रखें, लेकिन हाँ, इस देश की हकीकत भी यह है कि कोविड आने के बाद से, जब कोरोना आया, इस देश के बहुत सारे बच्चे जब ऑनलाइन पढ़ना शुरू किए, जब कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल सब बंद हो गया, तो एजुकेशन उनको इसी जो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलना शुरू हुआ। और अफोर्डेबल, जो कोचिंग लाखों रुपए फीस उगाही करते हैं, जो यूट्यूब के टीचर हैं, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग बहुत मिनिमम, बहुत कम से कम प्राइस रखकर उनसे कंपटीशन शुरू किया, और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स उन्होंने बनाया। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके मटेरियल्स ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री में भी पढ़ लेते हैं। लेकिन ये कोचिंग में तो पॉसिबल नहीं था। कोचिंग तो प्रिविलेज लोगों का के लिए था ना, हाँ, कि हाँ हमारा बच्चा 11th, हाँ 12th पास कर लिया है, अब कोटा जाएगा, अब जो है एलएन जाएगा, अब कहाँ कहाँ जाएगा, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जाएगा। ये प्रिविलेज सबके लिए नहीं था। हम्म, तो जो यूट्यूब पर एजुकेशन सिस्टम, जो कुछ टीचर्स पढ़ाना शुरू किए हैं, वह सबके तक पहुंचने लगा। आप घर में बैठकर आपका बच्चा एक वीडियो देखकर कुछ भी पढ़ सकता है, सीख सकता है, हिस्ट्री पढ़ सकता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता है। और और सबसे
अहम बात जो यहाँ पर आती है विक्रांत जी, ये वह आती है कि जो बड़े बड़े कोचिंग माफिया हैं दरअसल वह सरकार को चंदा देते हैं। बिल्कुल। और सरकार को क्योंकि वो चंदा देते हैं तो सरकार उनके खिलाफ और उनके ये जो पालतू पत्रकार हैं उनके खिलाफ मुंह नहीं खोलेंगे। क्योंकि ये जो यूट्यूब के स्टार टीचर हैं ना वो किसी को चंदा देते हैं और ना ही किसी से चंदा लेते हैं, वो स्वतंत्र हैं। और वो स्वतंत्र हैं इसलिए बोल सकते हैं, और जब वो बोलेंगे तो आपको चुभेगा। आप झाल मोड़ी पत्रकारिता कर सकती हैं, आप लोग झाल मेलोडी मेलोनी ये लेवल का पत्रकारिता कर सकती हैं। आप जो है कि बिजली कड़कती है ना। आप तो सुने ही होंगे कि आजकल आज भी बिजली कड़क रही है, लेकिन टीचरों और इन झालमुड़ी पत्रकारों के बीच में बिजली कड़क रही है। तो ये स्तर है इनकी पत्रकारिता का, और इनकी जब ये पत्रकारिता का स्तर है, इन्हें टास्क दिया जाता है कि अब आपको क्या करना है। आप जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, जो शहरों में हैं, जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, जो किताबें लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, उनको अर्बन नक्सल घोषित कर दीजिए। इन्होंने काम किया, अर्बन नक्सल घोषित कर दिया। पूछ लीजिए इनसे अर्बन नक्सल कौन होते हैं, कौन होते हैं अर्बन नक्सल, बता नहीं पाएंगे अर्बन नक्सल कौन होते हैं। दरअसल ये बदनाम करने का एक तरीका है। अब आप कोई किसान है उसको बदनाम कर दो, एक स्टूडेंट जो 12th पास किया, 12th वेदांत, उसकी कॉपी जो है वो बदल गई। ओएसएम जो इनका स्ट्रक्चर सिस्टम अभी आया है ना, उसमें, और वो सोशल मीडिया पर आकर उसका भाई अकाउंट बनाकर लिखता है और बिना देखे बिना समझे बिना जाने तुरंत अपने देश के एक बच्चे को पाकिस्तानी घोषित कर देना। मतलब इनके अंदर थोड़ी सी शर्म नहीं है, निर्लज्ज लोग हैं ये, और अपने देश के नागरिक को पाकिस्तानी घोषित कर दे रहे हैं। बताइए वो बच्चा किस ट्रॉमा से होकर गुजरा होगा, जो पढ़ा होगा लिखा होगा, इस देश का नागरिक होगा, उसके माता पिता हो सके बीजेपी को वोट भी किए हो, सब कुछ, लेकिन आप इनसे सवाल नहीं कर सकते, आप इनसे बिल्कुल सवाल नहीं कर सकते। और अभी जो सर सीयूईटी यूजी का जो एग्जाम अभी, उसमें 3,000 से ज्यादा बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए हैं। उसमें भी जानते हैं कि पहले क्या होता था कि हर जो यूनिवर्सिटी थी, कॉलेज था, वो फ्री था अपना एग्जाम कराने के लिए। जेएनयू, डीयू, बीएचयू, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं देश में, सब अपना अपना एग्जाम कराती थी। तो बीजेपी सरकार ने क्या कहा कि हम एक सिंगल एग्जाम लेंगे, और क्योंकि हम एक सिंगल एग्जाम लेंगे तो बच्चों को बार बार परीक्षा नहीं देना पड़ेगा, बच्चों को बार बार पैसा नहीं देना पड़ेगा, और बच्चों को बार बार भागना नहीं पड़ेगा परीक्षा देने के लिए। जानते हो कितना बड़ा स्कैम है, इतना बड़ा स्कैम है कि सीयूईटी के नाम पर आप एग्जाम लेते हो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटियों में, और जैसे ही वो मार्क्स आता है तो हर यूनिवर्सिटी अपना अलग से रजिस्ट्रेशन कराती है और अलग से रजिस्ट्रेशन फीस लेती है। अब आप बताइए कि एक एग्जाम हो चुका है जिसमें ऑलरेडी बच्चा 1,000-2,000 पैसे दे चुका है। अब वो अगर चाहे कि मैं 8-10 कॉलेज में अप्लाई कर देता हूँ, हो सके इसमें कोई कॉलेज मिल जाए मेरे मार्क्स के अनुसार, वो 8-10 कॉलेज में अगर अप्लाई करता है यूनिवर्सिटी में, उसको हर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फी देना होगा। क्यों क्यों? यूनिवर्सिटी तो एग्जाम ले नहीं रही है, एग्जाम नहीं ले रही यूनिवर्सिटी, कोई खर्चा नहीं है इसका, तो फिर आप चार्ज क्यों ले रहे हैं? दरअसल पूरे एजुकेशन सिस्टम को मनी बनाने का एक जरिया बना दिया गया है, पैसा कमाने का एक जरिया बना दिया गया है। और अब पूरी तरह से स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, और ये प्राइवेट स्कूल हर रोज खुल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज हर रोज खुल रहे हैं, सरकारी कॉलेज बंद हो रहे हैं। आप जेएनयू को टारगेट कर लो, क्योंकि जेएनयू एक सस्ता यूनिवर्सिटी है जहां पर कोई भी पढ़ सकता है, जहां पर वो करोड़पति का बच्चा भी पढ़ लेगा, और जो महीने में जो है 10,000 कमाता है उसका भी बच्चा पढ़ लेगा। तो आप जेएनयू को टारगेट करो, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, गलगोटिया को प्रमोट करो, जो जो रोबोट खरीदेगा चाइना से और बताएगा अपने देश का है, हमने बनाया, और बदनामी कराएगा दुनिया भर में। तो यह इनका पूरी व्यवस्था है, प्राइवेट संस्थाओं को ओपन करो। अब सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, जब गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे, जहां पे उनको मिड डे मील भी मिलता था, जहां पे उनको पोशाक भी मिलता था, साइकिल भी मिलती थी, बहुत सारी चीजें मिलती थी, है ना। तो अब वो सारी चीजें धीरे धीरे कट कर रहे हो आप, और एक टीचर है, कहीं कहीं टीचर भी नहीं है, कभी जो है कि स्टूडेंट आते हैं, कभी टीचर नहीं आता, इस तरह की पूरी व्यवस्था बना। बिहार में तो ग्रेजुएशन की 3 साल की डिग्री आज भी 5 साल में मिलती है ना। आप उसको दुरुस्त नहीं करोगे, लेकिन वही बच्चे जब परेशान होके कहीं ऐसी जगह पढ़ने जाएंगे जो सस्ता हो, जहां पढ़ सके, तो आप उसको अटैक करो। अरे व्यवस्था सुधारो ना, व्यवस्था नहीं सुधार सकते।
एक बार भी इन्होंने आवाज उठाई? हम्म। इतने सारे पेपर लीक हो गए, इन्होंने आवाज नहीं उठाई। अगर बोलेंगे भी तो ये कहेंगे सिस्टम का फेल्योर है। अरे एक बार सरकार हाँ। भी बोल दीजिए, एक बार मोदी जी का नाम ले लीजिए। नहीं लेंगे, ना मोदी जी का नाम लेंगे। और जानते हैं कि कई डिबेट में विक्रांत जी हम लोग को बुलाया जाता है। अभी हाँ रिसेंट के एक डिबेट में गई थी, जी। उसमें उसमें एक पत्रकार महोदय, अब क्या बोले उनको, वो कह रही हैं कि विपक्ष जो है स्टूडेंट के मुद्दों पर राजनीति कर रहा है, विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और उसी सांस में उन्होंने गिनवा दिया कि जब कांग्रेस की सरकार थी कितना पेपर लीक हुआ, जब उनकी सरकार थी कितना पेपर लीक हुआ, जब उनकी। फिर कह रही है कंचना जी इस पर राजनीति आप लोग क्यों कर रहे हैं? हम्म। पहले मैंने पूछा कि एक तो सबसे बड़ी बात कि जब राजनीति इस पर नहीं करनी है ना, राजनीति इतनी बुरी है, इस पर नहीं करनी है, तो आप पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाए क्यों? हम्म। मैं तो पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्ता हूं ना, हाँ। क्यों बुलाया आपने मुझे? आप भाजपा के प्रवक्ता को क्यों बुलाया? कांग्रेस के प्रवक्ता को क्यों बुलाया? आप सीधे उनको बुलाती ना, उन एक्सपर्ट को बुलाती जो पेपर लीक को रोक सकते थे। एक्सपर्ट हैं, हम तो नहीं है ना एक्सपर्ट कि पेपर लीक कैसे हो जाए, या हम तो सरकार में नहीं है ना, हम तो सवाल ही उठा सकते हैं। तो आपने हमें बुलाया क्यों? और हमें बुलाएंगे भी और बताएंगे आपकी सरकार में इतना गलत हुआ था, और फिर कहेंगी कि मोदी सरकार के खिलाफ जो है राजनीति मत करो, बच्चों के पेपर लीक पर राजनीति मत करो। मतलब जब विपक्ष पे आप अटैक करो तो होगा विश्लेषण, वो हम्म। होगी पत्रकारिता। लेकिन जब बीजेपी सरकार से आप सवाल पूछो, राजनीति नहीं करनी है यहाँ पर, तो यह किसी भी बात होगी ना, कहेंगे इस पे राजनीति मत करो। अच्छा, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, जितने भी हम्म। आतंकवादी अटैक्स हुए, किसी पर भी बोलो राजनीति मत करो। हम्म। टीचर्स, अच्छा परीक्षा लीक हुआ, राजनीति इस पर नहीं करनी चाहिए, है ना। एसआईआर हुआ, इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर, राजनीति इस पर नहीं करनी चाहिए विपक्ष को। अरे आप ही लिख कर दे दो, हम किस पर राजनीति करें? दे दो, हम किस पर राजनीति करें? या तो हम भी भजन गाएं तुम्हारे जैसा, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, हम भी भजन ही गा ले, विपक्ष भी भजन ही गा ले मोदी जी। तुम लोग तो चटुकारिता कर ही रहे हो, और हम भी चटुकारिता मोदी जी की ही कर ले। विपक्ष राजनीति नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो यह इनका स्तर है। बिल्कुल जी। बिल्कुल ठीक बात की आपने। और एक चीज और बताइए, क्योंकि जो आपने बात कही कि विपक्ष से सवाल, राजनीति अगर इन मुद्दों पर नहीं होगी तो आखिर किन मुद्दों पर होगी? इन मुद्दों पर तो बिल्कुल ठोक कर राजनीति होनी चाहिए और राजनीतिक सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिर क्यों ये लीक हो रही है, क्यों नहीं शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे रहे, क्यों नहीं प्रधानमंत्री इसकी जिम्मेदारी ले रहे। दूसरी बात, एक और चीज जानना चाहूंगा कंचना जी, कि अक्सर विपक्ष को भी निशाना बनाया जाता है और सवाल जो है वो सरकार से पूछने की जगह विपक्ष से पूछे जाते हैं। तो ये एक नया ट्रेंड 2014 के बाद आया, और आप तो कई बार एंकर्स के गुस्से की शिकार भी बनी, कई बार आपको एक आध बार तो स्टूडियो से भी निकाल दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कहते हैं कि इस पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए, वह यह नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी से पलट कर पूछते हैं कि जब आप परीक्षा पे चर्चा करते हो हम्म। और उस पर पूरा लाइव स्ट्रीम होता है, तो आप परीक्षा लीक पर चर्चा क्यों नहीं कर सकते? आप परीक्षा लीक पर भी चर्चा करिए। परीक्षा पे चर्चा आप कर सकते हो, लेकिन परीक्षा लीक पर चर्चा नहीं करोगे। दरअसल आपका काम था परीक्षा लीक को रोकना, लेकिन आपने परीक्षा लीक को नहीं रोका। आप परीक्षा पे चर्चा करेंगे। और दूसरा कि ये तो जो एजुकेशन सिस्टम विक्रांत जी पूरा सेंट्रलाइज्ड हो गया हम्म। है ना। हर एक एग्जाम को सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है। पहले हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी, हर एक स्टेट जो है वो अपना मेडिकल एग्जाम का खुद कंडक्ट करवाती थी। और अभी क्या हुआ है, अभी एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम कर दिया गया है। तो जब एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम होगा और पेपर लीक होगा, तो उसकी मार, उसकी कॉस्ट और उसका असर जो है वो पूरे देश भर पे पड़ेगा। लेकिन जब डिसेंट्रलाइज्ड एग्जाम था, मान लीजिए किसी एक स्टेट में पेपर लीक हो गया, तो उसका बोझ जो है ना, उसका कॉस्ट, हाँ। उसका बोझ सिर्फ एक स्टेट पे पड़ता था। लेकिन अभी अगर एक भी स्टेट में पेपर लीक हुआ, तो उसका बोझ, उसका कॉस्ट पूरे देश की जनता को, पूरे देश के स्टूडेंट को भरना पड़ता है। यह बिल्कुल गलत है। तो एजुकेशन सिस्टम को सेंट्रलाइज कर कर पूरे देश के स्टूडेंट को पनिश किया गया है दरअसल। और सिमिलरली यूजी का हो चाहे पीजी का हो, पहले जो है कि स्वतंत्र थे स्टूडेंट, टीचर जो है हर यूनिवर्सिटी के अपने अनुसार, अपने करिकुलम के अनुसार पेपर डिजाइन करने के लिए। अब आप पता नहीं किससे पेपर डिजाइन करवाते हो, क्या करवाते हो, क्या पूछते हो। आप एसएससी के पेपर में पूछा जाता है कि इस हीरोइन का हाइट कितना है बताइए, और कौन ये डिजाइन कर रहा है पेपर, ये कौन सी सिलेबस का पार्ट है?
तो आप पूरी तरह से जो एजुकेशन सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिए हो, यह इस देश पर बहुत भारी पड़ रहा है। और इसको अगर डिसेंट्रलाइज फिर से नहीं किया गया, पूरा एजुकेशन सिस्टम देश भर में कोलैप्स होने जा रहा है। पहले तो ये होता था ना कि जो है कि यह स्टेट हमारा टॉप है एजुकेशन मॉडल में, यह स्टेट थोड़ा पीछे है। तो क्या होता है, स्टेट और स्टेट के बीच में कंपटीशन भी होता है ना, कि अरे हमारे जो है राज्य की बड़ी बेइज्जती हो रही है, और इस एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि देखो बगल का स्टेट उसकी इतनी एजुकेशन के मामले में तारीफ होती है। अभी तो सेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम की वजह से सब तो एक हो जाएगा, सब एक, सारे स्टेट एक जैसे हो जाएंगे यहाँ पर। तो यह प्रॉब्लम है। और दूसरा जो पेपर लीक है, वो पेपर लीक मनमोहन सिंह जी की भी सरकार में हुई है, वो पेपर लीक अटल बिहारी जी की भी सरकार में हुई है, वो पेपर लीक हर एक समय में होता है, लेकिन इतना नहीं हुआ कभी। हाँ बिल्कुल। कभी इतना नहीं हुआ कि कोई एक सिंगल पेपर ढंग से नहीं हो सकता। इक्का दुक्का पेपर लीक हो जाता था तो सरकारें अपनी कमी मानती थी, अपनी गलती मानती थी और उसको सुधारती थी, दोबारा पेपर कराती थी, दोबारा पैसे नहीं लेती थी, और इवन कभी कभी ट्रेवल का भी इंतजाम जो है करने की कोशिश करती थी। लेकिन अभी अभी ना सरकार इतनी बेशरम यहाँ के मंत्री हो गए हैं कि अपनी गलती नहीं मानेंगे, अपनी गलती मान ही नहीं सकते। शिक्षा मंत्री हमारे देश के एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं। और हमारे देश के रेलवे मंत्री, वो रील बनाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो रेलवे के एक्सीडेंट को नहीं रोक पा रहे हैं। जो रेलवे की समस्या है, रेलवे में जो हाइजीन की समस्या हो रही है, रेलवे की जो टाइमिंग की समस्या हो रही है, किसी चीज को नहीं संभाल पा रहे हैं। हमारे देश के कानून मंत्री क्या कर रहे हैं, हमारे देश के गृह मंत्री चुनाव में बस घुसपैठिया पकड़ रहे हैं, उसके बाद नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री साल भर में जो है, हमको लगता है 12 महीने में 6 महीने तक तो बाहर विदेश में ही रहते हैं, और उसके बाद आकर 2-3 महीने मन की बात कर लेते हैं उसमें, और उसके बाद अपने मन की बात करते हैं, दूसरे की मन की बात नहीं सुनते हैं। और काश हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बच्चे, जो करोड़ों बच्चे, अगर सीबीएसई को ले ले, एसएससी को ले ले, टीचर भर्ती को ले ले, नीट को ले ले, करोड़ों बच्चे जो आज जिस मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, काश हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके मन की बात सुन लेते। नहीं सुनेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने मन की बात सुनाते हैं, दूसरों की मन की बात नहीं सुनते हैं, और फिर कहेंगे कि 18-18 घंटे में काम करता हूं। 18 घंटे काम करते हैं? अरे आपने बिना ये इंश्योर किए कि इस देश के जो सुनार हैं, जो जिनकी रोजी रोटी जो है वो गोल्ड, वैसे गोल्ड अब खरीद कौन रहा है, इतना तो पैसे नहीं बचे, हाँ लेकिन उनकी रोजी रोटी वही थी। आपने अचानक से आया, बोला भाई और बहनों सोना मत खरीदो। 50 लाख से ज्यादा व्यापारी क्या करेंगे इस देश में? अपने सोने की दुकान पे पकौड़े तलेंगे। आप सीधे आते हैं, आप जो है कि डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं रातों रात, आप रातों रात जीएसटी लागू कर देते हैं, कोई भी फैसला ले लेते हैं आप, और यह बिना देखे कि इस देश के नागरिकों पर उसका बोझ कितना पड़ेगा। आपको क्या करना है? आपको तो कंपनियों के यहाँ ईडी भेजनी है, उनसे पैसा वसूलना है, पैसे को चुनाव में पानी की तरह बहाना है, झूठ बोलना है, टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है, अपोजिशन को गाली देनी है, नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेनी है। और उसके बाद फिर क्या? इलेक्शन कमीशन आपके पॉकेट में, सुप्रीम कोर्ट बयान दे ही देगा कि अगली बार वोट कर देना जिनका नाम कट गया है। पैसा आप पानी की तरह बहाएंगे, हिंदू मुसलमान आप करेंगे, जातियों को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, अपोजिशन को जेल में डालेंगे, अपोजिशन का मार के सिर फोड़ देंगे, है ना। अब फिर आप चुनाव जीत जाएंगे और फिर आप कहेंगे मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं। यह स्थिति है, यह स्थिति है हमारे देश के प्रधानमंत्री की। कोई सिंगल, हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, महंगाई के फायदे गिनाने लगेंगी वो, मानेंगी नहीं महंगाई है, क्या करिएगा आप? आपके जेब में पैसे नहीं है, 10 रुपए का सामान 20 रुपए का हो चला है, 500 का गैस सिलेंडर 5,000 में खरीदा जा रहा है, लेकिन नहीं मानेंगे वो। आज भी कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 42-43 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो नहीं मानेंगे। वो नहीं मानेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, सीएनजी का दाम बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, बिजली का दाम बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ रहा है, क्या नहीं बढ़ रहा है? हर चीज तो बढ़ रहा है, हर चीज की महंगाई बढ़ रही है। और कमाई कितनी लोगों की बढ़ रही है? नहीं। ट्रम्प कमाई तो सीधे घट कह रही। देंगे, हाँ कमाई घट रही, ट्रम्प कह देंगे कि अब रसिया से तेल खरीदना है, अब रसिया से तेल नहीं खरीदना है, बस मान लेंगे जी हुजूर।
अरे इतना क्या डरे हुए हैं भाई, आप एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र प्रधानमंत्री हैं, आपको किसी से डरने की जरूरत है? इतना सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी है। एक जमाने में आप कहा करते थे कि हमें क्यों डरने की जरूरत है भाई, हम तो किसी पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। और अभी अभी वो पॉपुलेशन कम हो गई क्या? एक जमाने में आप कहा करते थे कि रुपया नहीं गिरता, रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की आबरू गिरती। अभी क्या गिर रही है? तब तब भी आप सिस्टम में थे, अभी आप सिस्टम में हैं। कंचना जी, तो ये एक आखिरी जी। सवाल और आपसे जानना चाहूंगा कि किसी भी दौर में और किसी भी देश में विपक्ष जो है वो जनता के मुद्दे उठाता है, उन मुद्दों को उठाता है जिससे जो जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। ये ना केवल भारत में, दुनिया भर में यही होता है कि विपक्ष जो है वो जनता के मुद्दों को सामने रखता है, सरकार की कमियों को सामने रखता है। लेकिन आज विपक्ष के लिए किससे लड़ना ज्यादा मुश्किल है, सरकार से लड़ना या फिर मीडिया में जाकर अपनी बात कह पाना? कौन सा काम ज्यादा मुश्किल नजर आता है आप लोगों को? दरअसल जो सरकार है, आज नहीं तो कल जनता उसको बदल ही देगी। हम्म। लेकिन ये जो मीडिया है ना, ये जनरेशन की जनरेशन तबाह कर रही है, ये झूठ परोस रही है। जो लोग कहते हैं ना कि विपक्ष कहाँ है, नीट का पेपर लीक हुआ जब, हर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का, आरजेडी से लेकर समाजवादी से लेकर कांग्रेस से लेकर हर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के यूथ कार्यकर्ताओं ने अपने अपने राज्यों में हम्म। प्रोटेस्ट किया इस गर्मी में, इस धूप में। लेकिन किसी मीडिया ने नहीं दिखाया, नहीं दिखा। किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। और मीडिया, हम तो मीडिया क्यों कहें उनको, दरअसल वो जो सैटेलाइट चैनल वाले मीडिया है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो कंटेंट क्रिएटर हैं, वो पीआर मैनेजर हैं। वो मोदी के लिए, वो बीजेपी के लिए वो पीआर कर रहे हैं, वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। और असली पत्रकारिता यूट्यूब पर हो रहा है। जो लोग कह रहे हैं ना कि यूट्यूब पर ये कंटेंट क्रिएटर, नहीं, यूट्यूब पर पत्रकार हैं, कंटेंट क्रिएटर तो तुम लोग बन चुके हो। और कंटेंट क्रिएट करने के लिए तुम लोग को करोड़ों का पैकेज मिलता है, जो कि पब्लिक मनी है, पब्लिक मनी है वो, तुम्हारे घर से नहीं उगता पैसे। लोग पैसे देते हैं ताकि तुम हमारा सच को दिखा सको, हमारे दर्द को बता सको, हमारी समस्या को सरकार तक पहुंचा सको, और सरकार जो समाधान दे रही है उसको हमारे तक लौटा सको। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आज पीएम मोदी कहां पे बैठ के सांस ले रहे हैं? आप आज पीएम मोदी ने झाल मुड़ी खाई, उनको कैसा लगा? आज पीएम मोदी ने मेलोडी टॉफी जाकर गिफ्ट किया, मेलोडी कितनी चॉकलेटी है। यह अस्तर है, यह अस्तर है हमारी देश की पत्रकारिता का। मतलब शर्म आती है, शर्म आती है कि हमारे देश में इस स्तर की पत्रकारिता हो रही है कि मेलोडी टॉफी टॉफी चॉकलेटी है कि नहीं है। मेलोडी टॉफी किस वर्ष में बनी, मेलोडी टॉफी का कितना एक्सपोर्ट हुआ? बेरोजगारी पे नहीं बोल पाओगी, महंगाई पर नहीं बोल पाओगी, सरकार से सवाल नहीं कर पाओगी, सिस्टम को इधर उधर करके बात कर लोगे तुम लोग। तो दरअसल ये जो गोदी मीडिया है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहे हैं, वह कंटेंट क्रिएटर है, वह पीआर मैनेजर है, चाटुकार है, और देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। चलिए, कभी तो इस रात की भी सुबह आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कंचना जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत चर्चा में शुक्रिया। शामिल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया।